अब 1 घंटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 खत्म करते हैं। हमने लास्ट सेशन में आपको AS2 में कुछ पढ़ाया था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेसिकली मैंने इन्वेंट्री के 3 मतलब बताए थे, स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स, लूज टूल्स। स्टॉक में मैंने बताया थे 3 तरह के स्टॉक होते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक और WIP का स्टॉक। हमें बेसिकली स्टॉक को बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू पर प्रेजेंट करना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हम उसी के वैल्यूएशन के लिए बैठे हैं, हाँ या ना। तो कहा गया स्टॉक मस्ट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट देयर कॉस्ट और NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हिचएवर इज लेस। NRV का मैंने सीधा सीधा फंडा बताया था, जितने में माल बेचा जा सकता है माइनस जितने में उसको बेचने पर खर्चा लग सकता है, जो वैल्यू आएगी दैट इज नोन एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। यानी एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट रिजल्ट विल बी योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब आते हैं कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट निकालने के लिए हमें कॉस्ट के कई कंपोनेंट को देखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल रहे हो, WIP की कॉस्ट निकाल रहे हो, या फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकाल रहे हो। जब हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए बैठते हैं तो परचेस कॉस्ट ले लेते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी ले लेते हैं, रिबेट एंड डिस्काउंट को कवर कर लेते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है, फ्रेट, लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इंश्योरेंस हो जाता है आने का। ये सारे खर्चे यानी कि किसी स्टॉक को उसकी प्रेजेंट कंडीशन और लोकेशन तक लाने के लिए व्हाटएवर द अमाउंट यू विल एक्सपेंड, दैट वुड बी एडेड इन योर कॉस्ट। लेकिन अब उसमें बीच में तुमने घूस दे दी, पेनाल्टी दे दी, उसको मत जोड़ लेना कॉस्ट में, हाँ या ना। अच्छा, ये हो गया रॉ मटेरियल की कॉस्ट। उसके बाद मैंने कहा था कि रॉ मटेरियल को एक बार स्टोर करने के बाद जो कोई भी खर्चा होगा, ऑल दोस एक्सपेंसेस आर नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस, उनको कवर नहीं करते, याद आया होगा। WIP की कॉस्ट, फिनिश गुड्स में मैंने कहा था 100% मटेरियल की कॉस्ट जो अभी मैंने बताया वो, प्लस लेबर की कॉस्ट प्लस ओवरहेड की कॉस्ट, यानी कन्वर्जन कॉस्ट ऐड कर देते हैं हम लोग रॉ मटेरियल में। रॉ मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल टू फिनिश गुड्स की कॉस्ट। यानी रॉ मटेरियल पूरा लग गया, लेबर पूरा लग गया और ओवरहेड पूरा लग गया, उसके बाद जो कॉस्ट आती है वो हमारी होती है फिनिश गुड्स की कॉस्ट। तो मैंने अभी जो बताया आपको कि जब हम फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालते हैं, क्या बात, ये बदल क्यों दे रहा है अपने मन से। जब हम फिनिश गुड्स की बात करते हैं तो इसमें 3 चीजें आई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट। हम जो यहाँ लेबर की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट लेबर की बात कर रहे हैं। हम जो यहाँ मटेरियल की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर एक्सपेंसेस वो यहां शामिल होंगे। बोलो हाँ या ना। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो ओवरहेड है ये फिक्स्ड ओवरहेड है या वेरिएबल ओवरहेड है। असली प्रॉब्लम तो है, दिस इज ऑलवेज अ वेरिएबल ओवरहेड यू कैन से। मैं ये नहीं करा ऑलवेज, नॉर्मली, हाँ या ना। या ये कह सकते हो कॉस्ट विच कैन डायरेक्टली बी एट्रीब्यूटेबल ओवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। पढ़ चुके हो कॉस्ट पे भी तुम लोग। द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ओवर द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, बिजली का खर्चा। अब बता सकते हो इस पेन को बनाने वाली कंपनी ने इस पर बिजली का खर्चा कितना किया? नहीं। इस पर जो ग्रीस लगा था मोटर में, इस पेन पर कितने रुपए का ग्रीस लगा? नहीं। प्यून को जो साफ सफाई का खर्चा दिया था उसका इस पेन पर कितना खर्च हुआ? नहीं। जो मैनेजर ने चाय पी थी इस पेन को देखते थे, बताओ उसका खर्चा कितना लगा पेन्स के ऊपर? नहीं। या तो ये बहुत कम खर्चे होते हैं, छोटी मात्रा में होते हैं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल करना बेकार है, या तो खर्चे तो अच्छे होते हैं लेकिन इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड ओवर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, हाँ या ना। अब प्यून आ रहा है यहाँ सफाई करके जा रहा है, मैं अब उसकी कितनी सैलरी तुम्हारे में जोड़ू, तुम्हारे में जोड़ू, तुम्हारे में पॉसिबल नहीं, तो हम इसको जनरली सब में जोड़ते हैं। कोई बच्चा 1 घंटे की क्लास करे या 5 घंटे की क्लास करे, हम सब में उसको डिफरेंट तरीके से ऐड करेंगे। कैसे करेंगे वो बात की बात है, वो तुम लोगों ने कॉस्ट में सीखा है, फिलहाल हम उसको किनारे करते हैं। यानी अब हमारे पास 2 तरह की कॉस्ट हो गई, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में तुम लोग को मालूम है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन, अकॉर्डिंग टू
प्रोडक्शन, जितना यूनिट बनेगा उतनी कॉस्ट होती जाएगी। 1 यूनिट पर 2 रुपए, 2 यूनिट पर 4 रुपए, 3 यूनिट पर 6 रुपए, 4 यूनिट पर 8 रुपए, 10 यूनिट पर 20 रुपए। बात समझ में आई? यही तो हुआ। ये होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड, प्रॉब्लम तो ये आती है कि फिक्स्ड ओवरहेड कैसे ऐड किया जाए। पूछो क्या प्रॉब्लम आएगी, पूछो। हमारे बिजनेस की नॉर्मल कैपेसिटी है, मैंने क्या बोला, 1 लाख यूनिट बनाने की है, और मेरा फिक्स्ड ओवरहेड हुआ है, जैसे सैलरी हो गया। फिक्स्ड ओवरहेड में क्या आएगा, सैलरी होता है, रेंट होता है, हाँ या ना, ये फिक्स्ड होते हैं। तो जो हमारे फिक्स्ड है टाइम बेसिस, यूनिट से उनका कोई लेना देना नहीं है। हमको रेंट देना ही देना है 50,000 रुपए, चाहे कोई बच्चा पढ़े या ना पढ़े। हमको सैलरी 40,000 1 लाख रुपए देनी ही देनी है, चाहे कोई स्टूडेंट हो या ना हो। मेरी बात समझ में आई? दिस इज नोन एज फिक्स कॉस्ट। अब नॉर्मल कैपेसिटी मेरी 1 लाख यूनिट की है और फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख रुपए है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 1 यूनिट पर 5 रुपए। हाँ, बांटना है यूनिट पर तो बोलना पड़ेगा। आखिर ये खर्चा किस पर हो रहा है, पेन पर हो रहा है, पेन बनाने के लिए हो रहा है, तो हमें ये खर्चा पेन पर ले जाना मजबूरी है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड, और कितना यूनिट उस नॉर्मल पीरियड में बन सकता है, दैट इज 1 लाख। तो 5 लाख रुपए खर्च हुआ 1 लाख पर, तो 1 यूनिट पर कितना खर्च हुआ, 5 रुपए। बात खत्म हो गई। यहां तक तो बात ठीक है। अगर एक्चुअल प्रोडक्शन आपका 1 लाख है, तब आप 5 रुपए पर यूनिट ऐड कर लेंगे। क्या हो कि आपका एक्चुअल प्रोडक्शन 80,000 ही हो पाया, तो अगर आप 5 रुपए के हिसाब से जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट 4 लाख ही आप जोड़ पाएंगे। 1 लाख छूट गई कहीं, यानी हमने अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट से कम दाम पर दिखा दिया। नहीं समझे? जितना खर्चा लगा उतना खर्चा हम जोड़ नहीं पाए। हमको तो जोड़ना 5 लाख चाहिए था, हमने केवल 80,000 यूनिट बनाकर 5 रुपए करके 4 लाख जोड़ा। 1 लाख कहाँ गायब हो गया भाई? तो कहा गया आप अब ऐसे मत करें, जब नॉर्मल कैपेसिटी से कम काम हो, आपको टोटल कॉस्ट मालूम है, डिवाइडेड बाई 80,000 कर लो। हाँ, तो 5 रुपए 25 पैसा आएगा, नहीं, हाँ 6.25। नहीं समझे? ये आ गया। 1 यूनिट की दाम कितना हो गया, 6 रुपए 25 पैसे फिक्स कॉस्ट का। अब तो कॉस्ट पर हो गया। प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम तो तब आएगी जब एक्चुअल प्रोडक्शन 1.5 लाख यूनिट्स का हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम 5 रुपए को लेकर के बैठेंगे तो हम कॉस्ट कितना जोड़ लेंगे, एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है और कॉस्ट कितनी जोड़ रहे हो, यानी हम नॉर्मल कॉस्ट से अधिक कॉस्ट पर दिखा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई कि जो खर्चा हुआ नहीं वो भी कॉस्ट आपने प्रोडक्ट में जोड़ दी? गलत बात है। क्या करें? तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख, 3.3 ये आ रहा है ना। आते हैं अब सच्चाई देखते हैं, देखा जाए। मेरी बात समझ में आई जो हम बताना चाह रहे थे? अच्छा, ये मैंने लास्ट सेशन में देखो पोस्टपोन करवाया था, ये आधा बताया था, ये नहीं बताया था, ठीक। हमारे पास 2 तरह की कॉस्ट आती है ओवरहेड में, फिक्स और वेरिएबल को देखेंगे बाद में, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। फिक्स की बात करते हैं। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड शुड बी एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब पर यूनिट ले जाना।
सिस्टमेटिकली टू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ओवर द नॉर्मल कैपेसिटी। तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख किया था हम लोगों ने, 5 रुपए आ गया था, दिमाग में सेट कर लिया था 5 रुपए। नॉर्मल कैपेसिटी इज द प्रोडक्शन द एंटरप्राइज एक्सपेक्ट टू अचीव। नॉर्मल कैपेसिटी होती है जो हम बना सकते हैं नॉर्मली, नॉर्मल वर्किंग आवर्स में। हमारी मशीन 8 घंटे काम करती है, 1 घंटे में 2000 यूनिट बन सकती है, तो डेली 16000 यूनिट बनेगी एक मशीन से। दिस इज आवर नॉर्मल कैपेसिटी। हाँ या ना? तो महीने में हमारी 4,80,000 यूनिट्स बनी, तो हमने 5 लाख कितना माना था, 1 लाख यूनिट माना था, ठीक है। अब कहता है द एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन में बी यूज्ड इफ द अप्रोक्सीमेट द नॉर्मल कैपेसिटी। हम नॉर्मली एक्चुअल प्रोडक्शन को ही लेते हैं अगर वो नॉर्मल कैपेसिटी के आसपास हो, नॉर्मल कैपेसिटी के, तब सीधे सीधे उसी से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तो तब आती है द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड अटैच्ड टू ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन शुड नॉट बी इंक्रीज्ड। कॉस्ट को हम बढ़ा नहीं सकते अनड्यूली एलोकेट करके। 1 यूनिट का 5 रुपए, तो 80,000, 1 लाख यूनिट का 5 लाख, 80,000 से डिवाइड किया तो 6 रुपए 25 पैसा, चलो 6 रुपए 25 पैसा। लेकिन अगर वो नॉर्मल है तो रहने देना। कहता है लो प्रोडक्शन ऑफ आइडल प्लांट, अगर प्लांट में कम काम हुआ है तो हम कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकते, यानी 6 रुपए 25 पैसे पर ले जाना मना है नॉर्मली अगर देखो तो। पूछो क्या रीजन, कुछ काम बताइए, वो बताइए, हिसाब बताइए। मैं गया दुकानदार के पास, मैंने कहा ये पेन दो, तो उसने कहा लो, उसने पेन दी। मैंने कहा कितने की, उसने कहा 100 रुपए की। मैंने कहा दूसरी वाली, तो कह रहा है यही पेन है लेकिन वो 200 रुपए की है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, दिखाओ दिखाओ क्या फर्क है। कह रहा कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये पेन 100 रुपए की, वो 200। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे। कह रहा है वो जब पेन बन रही थी ना तो थोड़ी डैमेज हो गई थी, तो उसको ठीक करने में 100 रुपया और लग गया। तो आप उस डैमेज पेन का 200 रुपया दो और अच्छी पेन का 100 रुपया दो, ऐसा होता है क्या? या वो बोले कि वो जो पेन बन रही थी ना तो बिजली चली गई थी, तो मिस्त्री ने 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया था, तो 100 रुपया उसी में ही जोड़ दिया हमने। कंपनी बोल कर गई है ये पेन अलग रखना, 100 रुपया एक्स्ट्रा लेना। तो हम कहेंगे भैया तू उसको अपना हमें ये वाला दे दो नॉर्मल। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम कॉस्ट को इंक्रीज अनड्यूली नहीं कर सकते। रीजनेबल कॉस्ट है तब तो हम उससे प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ा देंगे, वी आर नॉट प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन अनरीजनेबल कॉस्ट से हम कॉस्ट को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना? तो कहता है जो अनरीजनेबल कॉस्ट है, मैंने क्या बोला, अनरीजनेबल कॉस्ट को आप पीएल में ले जाएं, बात खत्म होगी, खर्चा मान लो। मान लो हमने 80,000 यूनिट ही बनाया और ये हमारा आइडल कैपेसिटी उस महीने काम नहीं हुआ, जिसके कारण 20,000 यूनिट्स कम बने, जिसके कारण 20,000 यूनिट्स कम बने। तो भैया तुम 5 रुपए के हिसाब से ही कॉस्ट को चढ़ाओ 4 लाख रुपए। ये जो 1 लाख एक्स्ट्रा खर्च हो गया है ना, इसका दाम बढ़ाने की कोशिश मत करना कि 6 रुपए 25 पैसे कर दे। अरे तुम्हारी काम चोरी है जिसके कारण का दाम बढ़ रहा है। मेरी बात समझ में आई? तो काम चोरी का दाम ग्राहकों से मत वसूलो, वो अपनी लॉस मानो। तो यहां जो हमने किया था 6 रुपए 25 पैसा, अब बताओ क्या वो सही किया था, गलत किया था? अब तो अपने आप आ गया गलत किया था सर, इसको 5 रुपए ही रहने दीजिए, हाँ या ना? और 4 लाख रुपए ले जाइए और 1 लाख रुपए जो बचेगा ये पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। अब समझ में आई बात? ये मैटर क्लियर है? अच्छा, अब आते हैं तब की बात करते हैं जब हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो गया हो। तो अब ज्यादा हो गया तो 5 रुपए लगाए या 3 रुपए 33 पैसे? 3 रुपए 33 पैसे। पूछो क्यों? क्योंकि आपकी अच्छाई है जो उस प्रोडक्ट के दाम को कम कर रहा है, आपको मार्केट में कंपटीटिव बना रहा है, आपका फायदा ही तो बढ़ा रहा है वो। और ये फायदा आप अकेले ही क्यों खाएंगे, दुनिया को भी खाने दो। समझे मेरी बात? तो इसके लिए बोल रहा है ढंग से सुनना। और जाहिर सी बात है 5 रुपए लिख करके हम किसी भी सामान को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा पर कैसे दिखा सकते हैं? अगर 5 रुपए लिख भी दिया तो हमारे प्रोडक्ट का दाम अनड्यूली बढ़ जाएगा, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए। अब बात समझ में आई? तो उसको 3 रुपए 33 पैसे पर ही दिखाएंगे, कितने, 3.33 पर ही दिखाएंगे। क्या लिखा है जरा उसकी बात करते हैं। इन पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई प्रोडक्शन,
the amount of fixed production over allocated to each unit of production is decreased so that the inventories are not measured above cost. इन्वेंट्रीज को हम उसकी कॉस्ट से ऊपर तो कभी सोच भी नहीं सकते दिखाने के लिए. पैसा लगा इस पर 5 रुपए, हम कहेंगे नहीं 6 रुपए लगा. जबरदस्ती है क्या? जब लगा 5 रुपए है तो 5 रुपए बोलो ना, 6 रुपए कैसे बोल सकते हो? हवा हवाई बात कर रहे हो. अब समझ में आई बात? यहाँ एग्जाम्पल्स वही दिए हैं जो मैंने ऊपर बता दिया. कर लोगे? तो ये जो मैंने पोस्टपोन करवाया था, दिस टॉपिक इज चलें आते हैं ज्वाइंट कॉस्ट और बाय प्रोडक्ट्स. अगर आप लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ी है ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट तो आपके लिए बहुत आसान होगा समझने के लिए. हाँ या ना? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अगर कॉस्टिंग पढ़ी है तो, अदरवाइज सुन लें. ज्वाइंट कॉस्ट क्या होता है और बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है. अगर हम एक ऑयल बनाने वाली कंपनी है, उस प्रोसेस में हमारी दो चीजें निकल करके आएंगी, एक तो ऑयल, दूसरा गैस. अभी देखो इस समय वही बात चल रही है पूरे विदेशों में. जो ऑयल मेकिंग कंपनी है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, उन लोगों से यही बात चल रही है कि वो लोग जो ऑयल बनाते हैं तो जो गैस होती है वो लोग जला देते हैं गैस को फालतू का. एक तो पॉल्यूशन होता है, दूसरा कॉस्ट बढ़ जाती है. अगर वही गैस बचा कर रखते और उसको बेचते तो शायद उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती, सामान का दाम कम होता पेट्रोल का. तो अब इंडिया इस मामले में लीड कर रहा है, मालूम है कि नहीं? वो जा रहा है उन लोगों से कह रहा है कि भैया हमें आप तेल निकालने तो हम गैस को प्रिजर्व करेंगे, हम उनसे आप पैसा ले लेना, बात खत्म. देखो ना, बढ़िया चीज किया. अब होता है कि नहीं बात की बात है, लेकिन ये कितना काम का है. इसी को कहते हैं, अब तक ये ज्वाइंट प्रोडक्ट था लेकिन लोग इसको यूज नहीं कर रहे थे. और कितनी बेवकूफी है कि आप केवल इसको निकाल रहे हो, इसको जलाते रहे हो. अरे भैया इसको प्रोडक्ट बनाओ और इसको बेचो मार्केट में. इसकी कमी है, शॉर्टेज है मार्केट में, मालूम है, तब भी आप इस पर काम नहीं कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं. अब बात समझ में आई? तो ये है आपका ऑयल प्रोसेस का. तो अब ऑयल बनाएंगे साथ साथ गैस भी बनाएंगे. वी वेयर इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस ऑयल but we got a product automatically during that process that is known as gas. इसकी सेल वैल्यू है 60 रुपए और इसकी सेल वैल्यू है 30 रुपए. क्या ये कम है? ये एक तरह से प्रोडक्ट के बराबर का काम कर रहा है. इसको भी मार्केट में बेचा जा सकता है. अब तक हमारी टोटल सेल आ रही थी, मान लेते हैं 50 लाख इसकी आ रही थी, इसकी आ रही थी नील. इसकी कॉस्ट आ रही थी 30 लाख. कितनी आ रही थी? अब बताओ अगर हम दोनों सामान को बेचेंगे तो इसकी कॉस्ट सेल वैल्यू आएगी 50 लाख, इसकी आएगी 25 लाख. तो जो 30 लाख की कॉस्ट है केवल अकेले इसको दे या दोनों में बांटे? दोनों में बांटो. नहीं समझे? अब मान लो 30 की जगह 35 लाख का खर्च हुआ, 20 लाख इसमें मान लेते हैं बांटा, सिस्टमेटिकली बांटा, और इसके में आया 15 लाख. तो भी हमारा फायदा हो गया 30 और इसमें हो गया 10. टोटल फायदा हो गया 40 लाख का. और पहले कितने का आ रहा था? बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि हम अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास कोई ज्वाइंट प्रोडक्ट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑटोमेटिकली आ रहा है और उसको हम प्रिजर्व करके मार्केट में प्रोडक्ट की तरह सेल करें तो हमें फायदा मिल सकता है. क्या प्रॉब्लम है? दूसरा इसको हम कहते हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट. तो कॉस्ट को देखो दोनों में एलोकेट किया मैंने, क्योंकि अब दो प्रोडक्ट बन गए तो कॉस्ट जो इनकर हो रही है दोनों में जाएगी. मान लेते हैं हमने मटेरियल लगाया, लेबर लगाया और ओवरहेड लगाया, 10 लाख रुपए का खर्च किया. हमने अपना प्रोसेस आगे बढ़ाया. क्या बढ़ाया? प्रोसेस नंबर 1. यहां पर आकर के ये सामान दो पार्ट में टूट जा रहा है. एक बना रहा है ऑयल और दूसरा बन रहा है गैस. इस ऑयल और गैस पर ये तो कॉमन कॉस्ट है ना, यानी इन दो प्रोडक्ट्स के बनने के पहले पहले मैंने ये कॉस्ट बर्दाश्त कर ली थी ना, तो इस कॉस्ट को इन दोनों पर बांटना होता है. इसी को कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट. इसी को क्या कहते हैं? कॉमन कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट. हम इसके बांटने की बात कर रहे हैं कि ज्वाइंट कॉस्ट को आप दोनों पर बांटिए, ऑयल पर और गैस पर.
देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स, जिसमें से होता है यूनिट निकाल लो दोनों का, यूनिट के बेसिस पर बांट दो, इसका यूनिट निकला 50,000, इसका निकला 10,000, तो 5 और 1 के रेशियो में कॉस्ट को बांट दो। सेल वैल्यू दूसरा मेथड होता है, इसकी सेल वैल्यू निकालो, इसकी सेल वैल्यू निकालो, तो जो भी खर्चा आया है दोनों की सेल वैल्यू में बराबर बराबर, सेल वैल्यू के हिसाब से बांट दो, बराबर बराबर नहीं, सेल वैल्यू के हिसाब से बांट दो, अलग रेशियो आ जाएगा। आपके ऊपर है जो ज्यादा सूट करे। तीसरा मेथड होता है सर्वे मेथड, आप सर्वे करो कि कितना जाना चाहिए। चौथा मेथड होता है बियरेबल मेथड, कि कौन डिपार्टमेंट कितना बर्दाश्त कर सकता है उतना बर्दाश्त करवा लो। मेरी बात, देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो आप इस ज्वाइंट कॉस्ट को इन प्रोडक्ट्स पर जब बांटने का काम करते हो, दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, मैंने ये नहीं कहा ये भी ज्वाइंट प्रोडक्ट है, दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट, बट दिस इज आवर ज्वाइंट प्रोडक्ट, ये जुड़ करके अपने आप आ गया, दिस इज आवर मेन प्रोडक्ट एंड दिस इज आवर ज्वाइंट प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट ऑयल है और ज्वाइंट प्रोडक्ट हमारा गैस है। बात समझ में? ये उसी को बांटने की बात कर रहा है। In case of joint or byproduct, the cost incurred up to the stage of split off, जब ये दोनों बंटते हैं ना, टूटते हैं ना, ये जो जहां पर दोनों टूट रहे हैं, ये इसी को हम करते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, क्योंकि इसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे और दोनों अलग अलग खर्चा बर्दाश्त करेंगे अपना अपना। लेकिन टूटने के पहले तो उन लोगों के ऊपर जो खर्चा किया गया था वो तो कॉमन है, टूटने के बाद तुम अपना खर्चा अपने में डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉमन कॉस्ट है उसको तो बांटो, ज्वाइंट कॉस्ट को तो दोनों में बांटो, उसी को कहते हैं ज्वाइंट कॉस्ट का एलोकेशन, बांटने का काम। तो हम लोगों ने देखा मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, ओवरहेड की कॉस्ट, लेकिन कभी कभी ज्वाइंट कॉस्ट भी तो आ जाती है। इसकी मटेरियल की कॉस्ट बाद में, इसका लेबर का कॉस्ट बाद में, इसका ओवरहेड का कॉस्ट बाद वाला इसी में ही आएगा, बाद वाला मटेरियल का कॉस्ट इसी में आएगा, लेबर का इसी में आएगा, ओवरहेड का इसी में आएगा। लेकिन ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है इसका कुछ हिस्सा इसमें और इसका कुछ हिस्सा इसमें। बात समझ में आई? अब क्लियर हुआ कि हम क्या बात कर रहे हैं? क्लियर हुआ ना? तो इसी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल है। मेथड कई हैं, प्रोडक्ट में यूनिट्स मेथड, आउटपुट मेथड, दूसरा मेथड है सेल्स वैल्यू मेथड, तीसरा मेथड है सर्वे मेथड, बियरेबल मेथड, और एक होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, जो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। कौन सा मेथड? एनआरवी मेथड। कौन सा मेथड? तो अभी छोड़ देते हैं, हम उसकी बात नहीं करें, क्वेश्चन आएगा तो उस समय देख लेंगे एनआरवी मेथड। तो इसने लिखा भी है, दीज आर देयरफॉर वैल्यूड एट नॉर्मली एनआरवी मेथड, नॉर्मली। If the question is silent or if we have given all the information regarding NRV, then yes, we will apportion the joint cost by using the NRV method. रेशियो जो निकलेगा वो NRV मेथड से निकलेगा बांटने का। हो गया? कई बार कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो नॉर्मली ना तो मटेरियल होती है, ना लेबर होती है, ना ओवरहेड होती है, और ना ज्वाइंट और बाई प्रोडक्ट होती है। लेकिन हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा वो कॉस्ट है कौन सी, जिसको हम नाम देते हैं अदर कॉस्ट। जैसे डिजाइनिंग कॉस्ट, हमारे पास इस कस्टमर इस पेन को बनाने के लिए एक कस्टमर कहता है हमको इसकी 5,000 पेन चाहिए, लेकिन डिजाइन होने, ये ऊपर जो आपने बिल्कुल सरफेस प्लेन कर रखा है ना, इसको थोड़ा सर्किल बना दीजिएगा। क्या बोला? तो मैंने इसकी डाई बनवाने पर 50,000 रुपए लगाए, तो 50,000 रुपए की डाई क्या लगाएं, इस कस्टमर से वसूलें या बाकी लोगों से भी वसूलें? इसी कस्टमर से ना। तो ये स्पेसिफिक कॉस्ट है। अगर वो ये नहीं कहता तो हम इसकी कॉस्ट नहीं वसूलते अलग से, मेरा तो काम चल रहा था वैसे ही। लेकिन जब आपके कहने पर हम किसी प्रोडक्ट पे कोई चेंज करते हैं, कस्टमाइज करते हैं प्रोडक्ट को, तो जो कस्टमाइजेशन से रिलेटेड एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी वो तो हम आप ही से वसूलेंगे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट से ही वसूलेंगे, स्पेसिफिक जॉब से ही वसूल करेंगे। बात समझ में आई? तो डिजाइनिंग कॉस्ट हो गई, कस्टम वाली कॉस्ट हो गई, इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट। जब इंटरेस्ट की बात आती है तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 काम करता है। क्या करता है? AS 16। और नॉर्मली AS 16 क्या बोलता है भाई, प्रोडक्ट पर हमने रॉ मटेरियल लगाया, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपने शामिल कर ली, लेकिन रॉ मटेरियल लगाया तो रॉ मटेरियल आया कहां से? पैसे से। वो पैसा कहां से आया? बैंक से। बैंक से कैसे आया? लोन से।
बैंक क्या ले रही है? इंटरेस्ट ले रही है, तो क्या वो इंटरेस्ट भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट में जोड़ेंगे क्या? अब बात समझ में आई? नहीं समझे? नहीं जोड़ेंगे। पूछो क्यों? ओफ, ऐसे तो हर एक कॉस्ट मटेरियल से ही रिलेट करेगी। आप कहीं ना कहीं से अपना रिश्तेदार किसी न किसी को बना ही लेंगे। नहीं समझे? अगर तुल गए तो सब रिश्तेदार तो निकल ही जाएंगे। कोई भी एग्जाम्पल तो हम बता दें कैसे रिश्तेदारी निकलेगी। हम इस समय सोशल वर्क कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं? सोशल वर्क कर रहे हैं। अगर मैं सोशल वर्क कर रहा हूं तो ये पेन बनाने वाली कंपनी ने हमको पेन बेची या सोशल वर्क किया? बेचा, सोशल वर्क किया, तभी तो हम सोशल वर्क कर पा रहे हैं। तो फिर वही बात, आखिर पेन तो यूज हुई सोशल वर्क में। अगर हम आपको कोई चीज फ्री में दे रहे हैं मान लो, तो ये पेन अगर मैंने खरीदी है तो मैं उस कंपनी से कहूंगा हमको भी फोकट में दे या प्रॉफिट ना ले। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। हम कपड़ा जो बेचेगा उससे कहेंगे देखो हम इससे सोशल वर्क करते हैं। हम जो कैमरा खरीदने गए हमने कहा हम सोशल, अरे भैया क्या बोल रहा है, हर चीज कहीं ना कहीं से रिलेट कर जाएगी, जैसे चाहो वैसे घूम जाएगी। और सबको प्रॉफिट मेकिंग बनाना चाहो वो तुम्हारे ऊपर है, तो इस तरह से जोड़ना मत। तो हमने जो रॉ मटेरियल खरीदा तो नॉर्मली रॉ मटेरियल की कॉस्ट मैंने पूरी पे की ना। अगर हमने लोन नहीं लिया होता तो क्या रॉ मटेरियल का दाम कम हो गया होता क्या? तो इफ वी हैव एडेड 100% ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट, देन व्हाट इज द नीड टू ऐड अगेन द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट? ये भी तो बोल सकते हैं, है कि नहीं? नहीं समझे मेरी बात? अगर हमने रॉ मटेरियल की कॉस्ट पूरी ऐड कर ली तो इंटरेस्ट हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस में ले जाओ। उसको रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्यों जोड़ रहे हो? वो हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट नहीं। लेकिन वो इंटरेस्ट कभी कभी मेरी मटेरियल की कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। पूछो क्यों? अब सुनो, हम बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं और बिल्डिंग बेचते हैं, और बिल्डिंग बनाने में 1 घंटा या 2 घंटा लगता है, 10 दिन, सालों लग जाते हैं। डैम, रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, और उस बिल्डिंग को बनाने के लिए मैंने लोन लिया। अब बताओ वो इंटरेस्ट हमारी मटेरियल का हिस्सा बनेगा कि नहीं, मतलब कॉस्ट का हिस्सा बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा, बिकॉज इट टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट इट रेडी टू यूज। इसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लगेगा, मशीन में डाला तुरंत निकल गया भैया बेचो। इट वोंट टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम। अब दोनों में फर्क समझ में आया? तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पढ़ोगे तो उस समय डिस्कस करेंगे। अभी केवल मैंने एक हवाला दिया है, उस समय देखा जाएगा। तो फर्क समझ में आ रहा है कि अगर मटेरियल तैयार होने में आपका टाइम लगेगा, देन यस द इंटरेस्ट कॉस्ट शैल बी एडेड इन द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। इफ नो, then it would be treated as a office and administrative and distribution और selling and overhead cost, जो समझ रहा हूं। तो ये वहां पर मिल जाएगा। बोलो, कभी कभी हम किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनटेंजिबल एसेट्स को यूज करते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी, ये सब। हाँ या ना? तो कहता है कि द स्टैंडर्ड इज साइलेंट, यानी कि ये स्टैंडर्ड कुछ नहीं कह रहा है। पहली चीज तो ये मान लो, हम इस स्टैंडर्ड के हिसाब से बात ही नहीं कर रहे, अब जो बात करने जा रहे हैं। हमने इससे ट्रेडमार्क लिया तब हम काम कर पा रहे हैं आज। अगर वो ट्रेडमार्क नहीं लिए होते तो हम ये काम नहीं कर पाते। तो वो ट्रेडमार्क की जो कॉस्ट है वो मैंने इसको कहा था 5 साल हम यूज करेंगे। अब 5 साल तक जो भी मैं काम करूंगा वो खर्चा तो ये लेगा ना, अपना ट्रेडमार्क हमको यूज करने का लेगा ना। तो क्या वो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होगा? इनटेंजिबल एसेट्स को यूज करने की कॉस्ट जो होती है, क्या वो हमारे प्रोडक्ट में यूज? बिल्कुल सही है, हमारा प्रोडक्ट उससे काम करता है, बिना उसके तो हम प्रोडक्ट बना भी नहीं सकते थे। क्या उसकी कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी कि नॉर्मली बाकी कॉस्ट की तरह उसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे? कहता है ये स्टैंडर्ड साइलेंट है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटेंजिबल फॉर एसर्टेनिंग द इन्वेंटरी कॉस्ट
It nevertheless appears that amortization of intangible related to production, patent right of production or copyright for a similar part of the inventory cost. But obvious कि बिना अगर उस लाइसेंस के हम काम नहीं कर पा रहे हैं और लाइसेंस कॉस्ट हमारी जा रही है प्रोडक्शन पर, भाई हमें उसकी कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट माननी चाहिए। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है? फिर भी क्या मतलब होता है इसका? ठीक है ना? तो नॉर्मली देखो तो हमें इसको जोड़ना चाहिए। कर लोगे ये सारी चीजें बता दी। आदित्य की मम्मी ने कहा बेटा इधर आओ, ये लो 1000 रुपए और 30 किलो आटा ले आओ। कहानी वाला बता चुके हैं, दोबारा बता देते हैं। तो ये आटा लेने गया, 30 किलो आटा ले आया। मम्मी ने कहा हिसाब दो, तो इसने कहा मम्मी 900 रुपए हमारा लग गया आटे पर और 50 रुपए लग गया भाड़ा और 50 रुपए जाते समय हम चाय पानी नाश्ता किए थे, टोटल लग गया 1000। तो 30 किलो का इतना खर्चा लगा। मम्मी ने कहा ठीक है लेकिन हमें बेटा ये तुम पर भरोसा नहीं है, 30 किलो लग नहीं रहा, ये हमें कम लग रहा है, जरा तौलो तो। मम्मी ने इसके ऊपर शक किया। अब जब मम्मी ने तौला तो उसके पहले ही इसकी सिट्टी पिट्टी गुम। इसने कहा मम्मी रास्ते में आ रहे थे, कुछ गिर गया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, हम तौल कर थोड़ी लिया, पूरा बोरा उठा लिए, देखो ना निकल रहा है चारों तरफ से। मम्मी ने ठीक है 1 किलो हम नुकसान मान सकते हैं, जो तुम इतना बोल रहे हो, नॉर्मल नुकसान हम कितना मान लें? तो हाथ में कितना आना चाहिए? 29। तो बताओ मम्मी कितना नुकसान करने के लिए तैयार थी? एक तरह से देखो तो 33 रुपए 33 पैसे, कितना? यानी 966 रुपए 67 पैसे मम्मी मानकर चल रही थी कि 29 किलो का दाम होगा। क्यों नहीं, मम्मी पूरा 1000 रुपए मानकर चल रही थी कि हम बेटे को कुछ नहीं कहेंगे अगर 29 किलो आटा निकला तो। हम तो मानकर चल रहे हैं 1 किलो का नुकसान होगा, यानी अगर 29 किलो भी 1000 रुपए में आया तो मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है। समझे मेरी बात? अगर 29 किलो 1000 रुपए में आया तो भी मम्मी को कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मम्मी 1 किलो का नुकसान दिमाग में सेट करके बैठी थी। तो दैट इज नोन एज नॉर्मल लॉस। क्या बोला जाता है इसको? कि ये तो होना ही होना है, काम करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और ये नॉर्मल लॉस पहले से ही एस्टिमेटेड होता है। मम्मी जब इसको भेज रही थी तभी उनके दिमाग में था कि 1 किलो हो सकता है कम आए, रास्ते में गिर जाए। लेकिन जब आया मम्मी ने तौला तो निकला 6 किलो। अब बताओ सजा मिलेगी या नहीं? डंडे पड़ेंगे या नहीं? कितने किलो के? 4 किलो के या 5 किलो के? 4 किलो की, क्योंकि 1 किलो का मम्मी इसको नहीं मारेंगे क्योंकि वो मान कर चल रही है कि वो नुकसान, यानी इसको सजा उतने की ही मिलेगी जितने इसने नॉर्मल लॉस से ज्यादा का नुकसान किया। अब बात समझ में आई? मम्मी कहेंगी भैया यहाँ तो हमें वो पैसा वापस करो, जो तुम 4 किलो की धोखाधड़ी कर रहे हो। कितना आया? 1 किलो का दाम कितना आया था? 1000 डिवाइडेड बाई 29 करो, 34 रुपए, 34 ना, पॉइंट कितना? तो क्यों छोड़ रहे हो भाई? 34.48। तो मम्मी ने कहा भैया इसका जो नुकसान है 34.48 के हिसाब से इंटू 4 करो, हाँ 138। हम ये तुमसे पैसा वापस लेंगे या इतने की तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी लाएंगे। डंडे कितने के पड़ेंगे इसको? 138 रुपए के बराबर का। मम्मी तब तक मारती रहेंगी इसको जब तक कि मम्मी को ये ना लगे कि 138 रुपए मेरे निकल गए।
अब समझ में आई बात? तो 800 देखो ना, इसका दाम भी आएगा 34 रुपए 48 पैसे। यानी गुड यूनिट्स जो होती हैं, गुड यूनिट्स कितनी हैं? 25। वो कभी भी एबनॉर्मल लॉस को अपने में एडजस्ट नहीं करने देती। गुड यूनिट्स कभी भी एबनॉर्मल लॉस को अपनी कॉस्ट में एडजस्ट नहीं करने देती। दिख रहा होगा, गुड यूनिट्स के पहले जो हमारी बैड यूनिट्स के पहले कॉस्ट पर यूनिट थी वो भी उतनी, और बैड यूनिट्स के बाद भी कॉस्ट उतनी। तो बैड यूनिट्स को कोई भी गुड यूनिट्स अपने में एडजस्ट नहीं करती, उसकी कॉस्ट को निकाल कर किनारे कर देती है। ये पेनाल्टी हो गई उस डिपार्टमेंट पर जिसने ये लापरवाही की है, ये उसका खर्चा मानेंगे जिस डिपार्टमेंट ने ऐसा काम किया। तो एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट से हम कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते मटेरियल का, इससे ये सीख मिली। नॉर्मल लॉस से कॉस्ट बढ़ जाती है, दैट इज द नॉर्मल थिंग, लेकिन एबनॉर्मल लॉस और वेस्टेज से हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते। वो हमारा मतलब फर्म का लॉस है, वो पीएल में जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चार्ज कर लेंगे। बोलो, तो ये भी हो गया। जो छोड़ कर रखा था एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ लॉसेस वगैरह, लेबर वगैरह सब आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस जो होगा। जितना छोड़वाया था कवर हो गया। क्वेश्चन देखें। द कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स ए, बी एंड विच आर नीदर सिमिलर नॉट इंटरचेंजेबल, तीनों अलग अलग हैं। At the time of closing of the accounts for this year, the historical cost and the NRV of the items are as under. A का 40, B का 28, कितने पर दिखाएं? B का 32 और 32, तो कितने पर दिखाएं? NRV या कॉस्ट? NRV क्यों लोगे? दोनों बराबर हैं तो कॉस्ट ही लोगे। क्यों लिखोगे NRV? एग्जाम में NRV मत लिख लेना, अगर दोनों बराबर हो तो कॉस्ट ही लिखिए। तो ठीक है ना, ये दिमाग रखना। 16 और 24 में दिस इज योर आंसर। चलें क्वेश्चन नंबर 2। पक्का? एक्स कंपनी, ये रुपीज इन लैक्स हो सकता है। अच्छा, रुपीज इन लैक्स दिया भी है। कहता है एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज गुड्स एट द कॉस्ट ऑफ 40 लाख टिल मार्च 75% ऑफ द स्टॉक आर सोल्ड। 40 का खरीदा, 75% यानी 30 का बेच दिया गया, यानी हमारे पास 25% बचा हुआ है, यानी 10 लाख का स्टॉक है। बोलो ना। कहता है द कंपनी वांट्स टू शो इट एट रुपीज 10 लाख। यस, अभी तक तो यही दिख रहा है। द एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू 11 लाख। इसको अगर हम मार्केट में बेचें तो एक्सपेक्टेड बिक सकता है सेल 11 लाख में, और उस पर हमें कमीशन देना पड़ेगा 10%, तो माइनस एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे 1 करोड़ 10 लाख, अरे 1,10,000, तो 9,90,000 रुपए की एनआरवी हो गई। बोलो, तो किस पर शो करें, 990 पर या 10? सीधी सी बात है, 990 कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस। बोलो, नेक्स्ट चलें। बोलो ना। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्टेज 5% ऑफ इनपुट, 5000 MT ऑफ इनपुट वेयर पुट इन प्रोसेस। हमने इनपुट कितना दिया? 5000 MT, ये हमने इनपुट दिया। अच्छा, और वेस्टेज है पुट इन प्रोसेस रिजल्टिंग इन वेस्टेज ऑफ 300 MT। वेस्ट हो गया। अच्छा, कॉस्ट पर MT ऑफ इनपुट इज 1000, 1000 रुपए था एक का दाम, तो बताओ कितना रुपया हो गया? 50 लाख। बोलो, इतने रुपए का इनपुट दिया था। The entire quantity of waste is on stock of the year end. State the difference फलाना एंड डिमांड का। तो हम ये मान ले क्या है, कुछ और दिया है क्या? नॉर्मल वेस्ट कितना है? अब बताओ, नॉर्मल लॉस अगर होता 5%, तो हम 250 MT मान लेते, यानी हम 4750 की कॉस्ट यही मान लेते 50 लाख। नहीं समझे? क्योंकि नॉर्मल लॉस को तो गुड यूनिट्स आपस में एडजस्ट कर लेती हैं, पक्की बात। लेकिन हमारा लॉस 250 नहीं हुआ है, 300 हुआ है, तो हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया? 50। तो ये बताओ रेट कितना हो गया इसका? 50 लाख डिवाइडेड बाई 4750,
हाँ, तो इसका दाम भी अब इतना अलग कर लो, पहले मल्टीप्लाई करो 50 से, और बाकी जो बचेगा इतने पर ही बचेगा, 600। इसको पीएल में ले जाओ, कहाँ ले जाओ, और बचा कितना, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ दो, 49,47,368। अभी तो बताया क्वेश्चन, नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा है ना? यू आर रिक्वायर्ड टू वैल्यू द इन्वेंट्री पर केजी ऑफ फिनिश्ड गुड्स कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल इतना, लेबर इतना, वेरिएबल ओवरहेड इतना। अरे तो फिक्स्ड ओवरहेड भी तो बताओ। कहता है फिक्स्ड ओवरहेड है, नॉर्मल कैपेसिटी है 2 लाख किलो और 20 लाख रुपए खर्च हो जाता है। कितना? 20 लाख रुपए 2 लाख किलो पर खर्च हो जाता है, यानी 10 रुपए पर केजी खर्च हो जाता है, हाँ या ना? तो कहता है 4000 किलोग्राम स्टॉक में पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट फिनिश्ड गुड्स, मटेरियल लग जाता है, लेबर लग जाता है, ओवरहेड लग जाता है। ओवरहेड में दो तरह के, वेरिएबल और फिक्स्ड। ये टोटल कॉस्ट आ जाती है, यही तो सीखा हम लोगों ने। मटेरियल का दाम कितना है? 240 और 20, तो 240 20 और फिक्स कितना निकाला तुम लोगों ने? टोटल कितना हो गया? कितने यूनिट्स बचे हुए हैं बताओ, कितना हुआ? 10 लाख। देखो इसका कितना आंसर आ रहा है, नहीं समझ में आई बात? चल सकते हैं आगे। Capital Cables Limited has a normal wastage of 4%. During the year, the company used इतना MT of raw material इतने के रेट से अभी करवाया, साल के अंत में पता चला इतना वेस्ट हो गया, तो 4% वेस्ट होना चाहिए था 480 नॉर्मल, जबकि हो गया 150 ज्यादा वेस्ट हो गया, 630 हो गया, यानी 150 अब नॉर्मल हो गया। देखो लिखा होगा 150। इसकी कॉस्ट को अलग कर लोगे ना, खत्म, करवाया तो अभी। चलें क्वेश्चन नंबर। Mr. Mehul gives you the following information relating to items forming part of the inventory. His factory produces product X using raw material A. छोड़ देते हैं अभी इसको, नेक्स्ट सेशन के लिए इसको पोस्टपोन करते हैं। एक नई चीज सीखने को मिलेगी, छोटा ही सेशन चलेगा नेक्स्ट सेशन में, लेकिन एक नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक, बोलो, इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। कहते हैं सॉरी क्वेश्चन 7, एक बिजनेस फर्म फाइंड करती है पार्टली फिनिश्ड यूनिट्स। ओके, पार्टली फिनिश्ड यूनिट्स कितना? 530 रुपए। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड बाय एन एडिशनल 310। 530 रुपए लग चुका है, 310 फ्यूचर में लगने वाला है, यानी कॉस्ट कितनी आएगी? 840 अभी तक के हिसाब से। कहता है द फिनिश यूनिट्स कैन बी सोल्ड फॉर 750। इसको कितने में बेचा जा सकता है? ये ऑलरेडी लग चुका है और ये वुड बी इनकर्ड होगा, तो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है इतनी, बोलो ना। और 750 रुपए क्या दिया हुआ है? सेल वैल्यू, और उसमें से भी 4% ब्रोकरेज जाएगा भाई, तो -4% 30 रुपए, तो 720 रुपए ही हाथ में आएगा। बोलते क्यों नहीं? अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। स्टॉक दिखाना है, मेरी बात समझना, स्टॉक दिखाना है। The firm seeks your advice regarding the amount at which the unfinished units ये कितने पर देखा? नहीं समझे मेरी बात। ओके, क्या बोल रहे हो? आने दो।
फाइनल अकाउंट्स में आप कितने पर दिखाएंगे? एज्यूम दैट द पार्टली फिनिश यूनिट्स कैन नॉट बी सोल्ड इन सेमी फिनिश फॉर्म एंड इट्स एनआरवी इज 0 विदाउट प्रोसेसिंग इट फर्दर। फिलहाल छोड़ देते हैं। अगर ये फाइनल प्रोडक्ट इतने में बेचा जा सकता है और इस पे हमें 30 रुपए का खर्चा होगा तो हाथ में मिलेगा, और इस पे फ्यूचर में जो खर्चा होने वाला है वो है 310, तो बचा कितना? 410। नहीं समझे मेरी बात? यानी जो आज हाथ में सामान है मेरे वो ये है। नहीं, आज की डेट में हम 530 रुपए खर्च करके बैठे हैं, कॉस्ट इनकर्ड। मानते हो? मानते हो? आगे बढ़ेंगे, आगे फ्यूचर में तो प्रोसेस करने पर हमारा और खर्चा होगा 310, यानी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 840। जबकि हम इसको यहां पर बेचेंगे, जब हम इसको यहां पर बेचेंगे तो बेचने पर कितना मिलेगा? यहां हमें मिलेगा 750, और खर्चा होगा मेरा बेचने पर, तो हाथ में एनआरवी कितना आ जाएगा? 720। हम आज हैं कहां पर? इस ए पॉइंट पर हैं या इस बी पॉइंट पर हैं? कहां पे हैं आज की डेट में? ए पर, क्योंकि ये तो फ्यूचर में लगेगा, फ्यूचर कॉस्ट। तो हम खड़े कहां हैं इस समय? ए पर। ए पर खड़े हैं और ये WIP की कॉस्ट है मेरी, इसको हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। तो हमें मालूम है कॉस्ट पर दिखाओ या एनआरवी, जो दोनों में से कम हो। तो हमें मालूम है अल्टीमेटली ये सामान बिकेगा कितने में, और हमें अभी खर्च करना कितना है, माइनस करके हम यहां पर पहुंच सकते हैं कि नहीं? नहीं समझे? कितने पर आ गए? 410। ये एनआरवी हो गई आज की डेट पे, कि अगर इस सामान को हम बेचें तो कितने में बिक सकता है? एनआरवी। समझे मेरी बात? अरे बोलो, फिर से बोले या रहने दें? नहीं नहीं, रहने नहीं, अभी आगे करेंगे। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? लिख लेना इंपॉर्टेंट। ये WIP का है तो कुछ नया दे करके जाएगा। रॉ मटेरियल की कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल कितना लगा? 500, क्लोजिंग बैलेंस है। यूनिट्स, खर्चा कितना हुआ है? 200, 10 रुपए, बोलने देना, 20 रुपए, 10 रुपए, इतना खर्चा हुआ है मेरा। तुम लोग जो ऐसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, दिमाग में बात बैठा हो। इसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं। पूछो क्यों? ये वैसा ही है जैसा मैंने क्वेश्चन ऊपर छोड़ा है ना, 6 नंबर छोड़ा है ना, सेम कॉपी है, लगभग कॉपी इन द सेंस उसी ढर्रेगा का क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 एक साथ देखेंगे, मजा आएगा। ये सब वैसे ही कैलकुलेशन होंगे, मजे आएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड हैज टू पे फॉर डिले इन कॉटन क्लियरिंग चार्जेस। हमने कॉटन मंगवाया और हमने डिले कर दिया, मतलब कॉटन मंगवाया, मेरा पड़ा हुआ था वेयर हाउस में, हमने वहां से अपनी फैक्ट्री में लाने में डिले करवा दिया, और जब डिले करवा दिया तो सामने वाले ने हमारे ऊपर चार्ज लगा दिया, क्लियरिंग चार्जेस एक्स्ट्रा।
एक्स्ट्रा। तो बताओ क्या ये चार्जेस हम अपने कॉस्ट में जोड़े मटेरियल में या नहीं? क्यों? क्योंकि ये पेनाल्टी है। और बिजली चली गई तो बिजली जाने का, मटेरियल का, मशीन चली खराब हो गई तो मशीन बनवाने का हम खर्चा मटेरियल प्रोडक्ट से जोड़े नहीं। उसी तरह क्लियरिंग चार्जेस मेरा डिले हुआ है, हम उसको बचा सकते थे, ये मेरी लापरवाही है, काम चोरी है कि हम क्लियरिंग नहीं करवा पाए, तो उसका लॉस हमें खुद अपने आप से बर्दाश्त करना पड़ेगा पीएल से, ना कि हम प्रोडक्ट का दाम बढ़ा करके दूसरों से बर्दाश्त करना। अब बात समझ में आई? एन एंटरप्राइज ऑर्डर 20,000 किलो 110 रुपए के हिसाब से ऑर्डर दिया। द परचेज प्राइस इंक्लूड जीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच फुल आईटीसी इज एडमिसिबल। 12 रुपए हमें पूरा वापस मिल जाएगा पर केजी आईटीसी। बोलो ना, तो हमारे लिए प्रोडक्ट का दाम तो 98 हुआ। फ्रेट इनकर्ड अमाउंटेड टू 1,17,600। फ्रेट कितना लगा? नॉर्मल लॉस है हमारा 2% और एंटरप्राइज को एक्चुअल में मिला 19,500 और 18,000 कंज्यूम कर लिया। चले, हमने परचेस कितना किया था? कितने रुपए के हिसाब से? छोड़ दो, 98 के हिसाब से कितना आया? अरे बोलो, 19 लाख। जीएसटी हटा दिया क्योंकि उसका पैसा तो वापस मिल जाएगा, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, माइनस प्लस फ्रेट कितना लग गया था? 1,17,600। टोटल कितना हो गया? 20,77,600। 20,000 किलो था ना? अच्छा, कहता है कि नॉर्मल लॉस 2% है माइनस नॉर्मल लॉस 2% का मतलब 400। 20,000 का 2% कितना हुआ? इसकी कॉस्ट कितनी लगा देंगे? 0। नॉर्मल लॉस को गुड यूनिट्स बर्दाश्त कर लेंगे, यानी एक्चुअल कॉस्ट लगी हमारी 19,600 किलो पर 20,77,600। अरे बोलो ना, हाथ में हमारे आया कितना? 19,500। तो अब नॉर्मल लॉस कितना हो गया? इसकी कॉस्ट को तो अलग करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ 19,500 किलो, हाँ 19,600 से डिवाइड करो पहले 20,77 को, कितना आया पर केज एग्जैक्ट? तो ये कितना हो जाएगा? 106। 10,600 ये भी आ जाएगा 106 रुपए के ही हिसाब से। कितना बचेगा? 20,67,000। बोलो, हाँ या ना? कहता है इसमें से हमने कंज्यूम कर लिया 18,000 और स्टॉक बचा हुआ है मेरा 106 रुपए के हिसाब से। बताओ कितना? 9,000। 900 नहीं, 9,000 और 1,59,000। नहीं आ तो रहा है, तो वो क्यों नहीं आया? ये आया तो बस। समझ में आ रही बात? ये नोट कर लो, इसने दूसरी तरह से किया है, तुम लोग को शायद दिक्कत करे। सॉल्यूशन 10 हो गया। अब तुम लोग के क्वेश्चन जो बचे, लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं आरटीपी एमटीपी के, वो करने हैं।
बहुत आसानी से होगा। और जो मुझे रिप्लेसमेंट कॉस्ट का हिसाब बताना है वो करना है, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नियर टू कंप्लीशन स्टेज है और इससे बाहर किसी टीचर में हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे कोई क्वेश्चन, मेरी बात समझना, A to Z जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे, लगभग टोटल 18 क्वेश्चन है शायद, कितने क्वेश्चन हैं 20, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।